स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन का मतलब क्या है कि बेडरूम का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना है। जिस बेड पे सोते हो उधर जाके चुपचाप सोने का है, वहां फोन नहीं चलाना, टीवी नहीं देखना, खाना नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि माइंड को कंडीशन करना है। क्या करना है? माइंड को कंडीशन करना है। जिसको इनसोम्निया है, अगर वो ये प्रैक्टिस करेगा कि माइंड ऑटोमेटिक कंडीशन हो जाएगा कि उस रूम में गए मतलब नींद आएगी। तो माइंड को कंडीशन करने के लिए हमको स्लीप हाइजीन का इस्तेमाल करना है। और स्लीप हाइजीन में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? तो कंपोनेंट ये है कि स्ट्रिक्ट स्लीप शेड्यूल को फॉलो करना है। इसके अलावा शेड्यूल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक टीवी, मोबाइल, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। वो हो गया ईटिंग, खाना नहीं खाना बेड पे बैठ के, और सोने से पहले वहीं बैठ के लैपटॉप या फोन में वर्किंग नहीं करना है। क्वाइट और डार्क एनवायरनमेंट लेना है। इसके अलावा रिलैक्सिंग एक्टिविटी में जाना है। ये तो तुमको भी पता, किताब खोलते नींद आती है? आती है ना? तो किताब पढ़ सकते हो, अच्छी चीजें पढ़ सकते हो। इसके अलावा कैफीन नहीं लेना है, अल्कोहल, कैफीन और हाई लिक्विड नहीं लेना है सोने से पहले। ये सारा क्या कहलाता है? स्लीप हाइजीन कहलाता है। लिखना चाहोगे? क्या करना चाहोगे इसका? हाँ, चाहो जो चाहते हो वो करो। अच्छी नींद लेने के तरीके हैं कि बेडरूम का इस्तेमाल सोने के लिए किया जाए, इससे माइंड ट्रेन हो जाता है और माइंड कंडीशन हो जाता है। जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, अगर वो एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करेंगे, बेड पे ना खाना खाएंगे, ना टीवी देखेंगे, ना ज्यादा रील्स देखेंगे, तो ऑटोमेटिक हैबिट बन जाती है और नींद आनी शुरू हो जाती है। कैफीन को अवॉइड करेंगे। इससे पहले अपन ने स्लीप डिसऑर्डर्स में देखा था कि स्लीप की जो मेन स्टेजेस होती है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट प्लस रैपिड आई मूवमेंट होती है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ डीप स्लीप कहेंगे, जिसको हम सिंक्रोनाइज स्लीप, एस स्लीप, क्वाइट स्लीप, डीप स्लीप, ये सारे स्लीप कहेंगे। इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स स्लीप कहेंगे, है ना, जिसकी 4 स्टेजेस है, फेजेस है। जो फेज फर्स्ट है उसमें क्या होता है? इंसान जगा हुआ है, अब जाके लेटा ही है, तो नींद से इन आउट चलता रहेगा। और इसमें ब्रेन में हमें थीटा वेव दिखेगी। कौन सी वेव? थीटा वेव देखने को मिलेगी। और इसमें फॉलिंग फ्रॉम हाइट और बेड वाली सेंसेशन की फीलिंग आती है। जो स्टेज सेकंड है उसमें हमें ईजी में क्या देखने को मिलेगा? के कॉम्प्लेक्स एंड स्लीप स्पिंडल्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस स्टेज में, इसके अलावा क्या है? ये हाईएस्ट ड्यूरेशन की स्टेज है। हाईएस्ट ड्यूरेशन की स्टेज है, 40 से 50% ऑल स्लीप की स्टेज यही है। स्टेज थर्ड एंड फोर्थ को कंबाइन बोल सकते हैं। और पर्टिकुलरली स्टेज 4 डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है। दोनों में इजी ब्रेन की वेव डेल्टा वेव ही देखने को मिलेगी। दोनों में क्या है? थर्ड एंड फोर्थ में डेल्टा वेव है। यहाँ स्टेज 4 के डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। और डिसऑर्डर सोमनोएम्बुलिज्म है, सोमनोलॉकी है, ब्रुक्सिज्म है, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस है और पेवर्स नक्टर्नस है। और क्या है? पेवर्स नक्टर्नस मतलब वो डरावने सपने जो हमें याद नहीं रहते, जो हमें याद नहीं रहेंगे। फिर आता है आरईएम स्लिप। आरईएम स्लिप को हम स्टेट ऑफ लाइट स्लिप कह सकते हैं, ड्रीमिंग स्टेट कह सकते हैं, और पैराडॉक्सिकल स्लिप कहेंगे। क्या कहेंगे? पैराडॉक्सिकल स्लिप। इसमें हमें पहले बीटा वेव फॉलोड बाय अल्फा वेव देखने को मिलेगी। ये लाइट स्लिप की स्टेज है। इसमें नाइटमेयर और ड्रीम देखने को मिलेंगे जो हमें याद रहेंगे। चलो, हो गया भाई? इतना क्या है? 4-5 पॉइंट तो है। क्या फोटो बना रहे हो क्या? लैपटॉप, किताब ऐसे बनाओ, बनाओ फोटो बनाओ। हम्म साबुन, अच्छा हार्पिक, जल्दी करो जल्दी करो। क्या भाई राहुल, ठीक है? फास्ट तो नहीं है आज? संडे का? ठीक है। अब हो गया रे? बस नक्टर्नस क्या है देखो जरा, बताओ। धीरे धीरे धीरे, इसलिए तुम्हें कोने में बैठाना पड़ेगा वापस। मैंने बोला ना वॉल्यूम वाला बटन घुमाओ थोड़ा। तुम धीरे से अंदर ही अंदर बोलो, मेरे को सुनाई दे देगा। मतलब भाई पेवस नक्टर्नस को हम स्लिप टेरर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिप टेरर कहते हैं। वही दूसरा स्लिप अपने आपको पता है, ब्रुक्सिज्म, सोमनोएम्बुलिज्म है। अब दोनों का जो स्लिप टेरर, जिसको हम बोलेंगे, क्या स्लिप टेरर के बारे में लिख लो अगर नहीं लिखा हुआ है तो। स्लिप टेरर आल्सो नोन एज पेवस नक्टर्नस। और वो डरावना सपना जो नींद से जगेगा, एकदम घबराया हुआ, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, धक धक होगा, पसीना पसीना हो जाएगा। और जब जगेगा तो सपना याद नहीं रहेगा। जब जगेगा तो सपना याद नहीं रहेगा कि वो सपना कौन थी, है? यही वाला सपना है। फिर दूसरा आता है नाइटमेयर। नाइटमेयर भी सेम वैसी कहानी है। डरावना सपना आ सकता है, इंसान नींद से जग के बैठ सकता है, पसीना पसीना हो सकता है, बट वो सपना याद रहेगा कि वो सपना कौन थी, ये पता रहेगा उसको। और जो नाइट टेरर है, स्लिप टेरर बोलते हो उसको, पेवस नक्टर्नस बोलते हो, ये एनआरईएम स्टेज 4 में देखने को मिलेगा। वहीं जो नाइटमेयर है, जिसको ड्रीम बोल सकते हैं, ये आरईएम स्लिप में देखने को मिलेगा। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है, स्लिप की स्टेजेस का है। और डीप स्लीप वाला याद नहीं रहेगा, लाइट स्लीप वाला याद रहेगा। और स्टेज ऑफ डीप स्लीप तुमको पता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट इज नोन एज स्टेट ऑफ डीप स्लीप, व्हाइल आरईएम स्लीप इज स्टेज ऑफ लाइट स्लीप। नींद में बातें करेंगे उसको क्या कहेंगे रे? तुम बताओगी? आज उधर भागे क्या? तुम बता बेटा, उसके पीछे वाली बता, बालिका बता। नींद में बातें करेगा इंसान, उसको क्या बोलते हैं? कुछ तो कहेंगे। कल थे आप, फिर काहे नहीं याद किया? देखो उसमें पढ़ के बताओ मेरे को, कहाँ लिखा है? क्या बोलेंगे रे? सोमनोलॉकी बोलेंगे भाई। नींद में चलने को सोमनोएम्बुलिज्म बोलेंगे। दांत को, आवाज, टीथ ग्राइंडिंग को ब्रुक्सिज्म बोलेंगे। अंदर सू करेगा वो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहलाएगा। हम्म, याद करो भाई, याद करो, याद। हो गया? ये दो लिख लिए? पानी फास्ट है मेरा। क्या पानी नहीं पिया इसलिए जम रहा हूँ? ठीक है। तो स्लिप टेरर और नाइट मेयर दोनों याद हो गए क्या? स्लिप टेरर का मतलब है वो डरावना सपना जो गहरी नींद में आएगा, और गहरी नींद आपको पता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज 4 डिसऑर्डर कहलाता है। और वो सपना जगने के बाद याद नहीं रहेगा। जो दूसरा है वो आरईएम स्लिप में देखने को मिलेगा, उसको नाइटमेयर कहते हैं। और ये सपना जगने के बाद याद रहेगा। क्या वो नाराज हो गई क्या? लग रहा है तुम लड़को, कंट्रोल करो। अब शुरू करते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर। तुम्हारी बीमारी आ चुकी है, चलो देखो। सेक्सुअल डिसऑर्डर मोस्ट ऑफ मेल्स में ही होते हैं, इसलिए मैंने तुमको बोला रे। सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशली पैराफिलियाज मेल के ही होते हैं, इसलिए। और ये तुमको सबको आता है, इसलिए मैं बहुत स्पीड से चलूंगा इसमें।
चलो तो सेक्सुअल डिसऑर्डर में देखें ये सारे डिसऑर्डर्स देखेंगे जिसमें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम से दिखता है कि यहाँ आइडेंटिटी का ओरिएंटेशन में कंफ्यूजन है, कुछ जेंडर के आइडेंटिटी के ओरिएंटेशन में कंफ्यूजन है, कुछ लड़का है तो उसको लगता है उसको लड़की बनना है, और अगर वो लड़की है तो उसको लगता है लड़का होना चाहिए, तो वो है जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल रेस्पॉन्स, पैराफिलिया एंड अदर डिसऑर्डर्स, ये सारे देखेंगे। अभी एक बार हेडिंग लिख लो फिर चले आगे। अभी डिस्कस मत करो, बीमारी आएगी तुम्हारी भी आएगी, बात है ना, सारे आएंगे, सारे जो तुम में है। राहुल की भी होगी, राहुल ही लड़का ही है। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। अरे क्या हुआ यार, सर 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 शुरू हो जाता है, नंबर अच्छे नहीं आए इस बार तो मुर्गा बनाऊंगा। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से शुरू करते हैं। तो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस और मिसमैच इन जेंडर आइडेंटिटी, नाम से दिख रहा है कि मिसमैच है या कंफ्यूजन है कि क्या मामला है। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसवेस्टिज्म तक ही सीमित है और दूसरे वाले में ट्रांससेक्सुअलिज्म है, वो वाला खतरनाक है। उसमें कॉन्स्टेंटली डिस्कम्फर्ट विद ओन जेनिटल ऑर्गन, अगर लड़की है उसको लगता है उसको लड़का ही होना चाहिए, तो सेक्स रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कराना ही उसका ऑप्शन है। नाम से दिख रहा है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। यहाँ ऊपर वाले ने, भगवान ने जिस जेंडर में जन्म दिया है, पैदा किया है, उस जेंडर की आइडेंटिटी में गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ क्या है, उसके दिमाग में गड़बड़ है, साइकोलॉजिकल गड़बड़ है। तो ध्यान दो, 3 लाइनें लिखी हो तो आगे चल लूं मैं फट से। ऊपर वाले की गलती निकालने की कोशिश हो रही है यहाँ सिर्फ। बचपन वाला जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या है कि ये नॉर्मल चीज है, ये यूजुअली मैनिफेस्ट इन प्री स्कूल चाइल्ड में देखने को मिलता है, 2 to 4 ईयर में देखने को मिलेगा। यहाँ बच्चा ओनली प्री ऑक्यूपेशन विद ड्रेसिंग एंड एक्टिविटी ऑफ अपोजिट सेक्स, जब छोटे होते थे, जब तुम छोटे थे, हम छोटे थे, तब छोटे जेंडर के कपड़े पहन के और उनकी एक्टिविटी करना अच्छा लगता था। अगर कोई लड़का है, लड़की की फ्रॉक पहन के इस एज ग्रुप में, 2 to 4 ईयर वाले एज ग्रुप में, और वो गुड्डे गुड़िया से खेलना और वो लड़कियों वाले सारे काम करना अच्छा लगता था, वो वाला है ओनली ये धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है गायब हो जाएगा, डिसऑर्डर नहीं रहेगा, ठीक हो जाएगा। तो ये वाला डिसऑर्डर खतरनाक नहीं है, अगला जो आएगा वो है खतरनाक। तो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर चाइल्डहुड वाला मेनली 2 to 4 ईयर के एज ग्रुप में देखने को मिलता है। यहाँ जस्ट प्रीऑक्यूपाइड माइंड रहता है कि अपोजिट जेंडर के कपड़े पहने जाए, अपोजिट जेंडर की एक्टिविटीज की जाए, यहीं तक लिमिटेड है। यहाँ देयर इज नो डिस्कम्फर्ट विद ओन जेनिटल ऑर्गन एंड नो डिजायर टू चेंज जेंडर, नो डिजायर टू चेंज जेंडर। तो ये इजीली ट्रीटेबल है और ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाता है। अगर नहीं हुआ हो तो प्रॉब्लम परसिस्ट हो सकती है। क्या हुआ, इतने उदास कैसे लग रहे? ठीक है सब, अभी आऊंगा उधर तब। डिसऑर्डर मेनली 2 to 4 ईयर के एज ग्रुप में देखने को मिलेगा। और यहाँ, अरे क्या हुआ, यहाँ डिसऑर्डर इतना सीरियस नहीं है, ओनली अपोजिट जेंडर की एक्टिविटी और ड्रेसिंग को ही तक लिमिटेड है और ये ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाता है। जो अगला डिसऑर्डर आएगा ट्रांससेक्सुअलिज्म, ट्रांससेक्सुअलिज्म ये वाला मामला खतरनाक है कि नॉर्मल ऊपर वाले इंसान ने, भगवान ने तो नॉर्मल बनाया है, एनाटॉमिकल जेंडर के अनुसार एनाटॉमिकल सेक्स ऑर्गन बनाए हैं, बट उस पर्सन को लगातार डिस्कम्फर्ट रहता है कि पर्सन हैज परसिस्टेंट एंड सिग्निफिकेंट सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट रिगार्डिंग वंस ओन एनाटॉमिकल सेक्स ऑर्गन एंड फीलिंग दैट इट इज इनएप्रोप्रिएट टू वंस परसीव्ड जेंडर। यहाँ लड़का है तो उसको लगता है ऊपर वाले से मिस्टेक हो गया है, लड़का ही बनना है, लड़का है तो उसको लड़की बनना है। तो ये मामला गंभीर है और ये लगातार दिमाग में बहुत कुलबुल करेगा। और बहुत सारे ये डिसऑर्डर्स हमको देखने को मिलते हैं रियल लाइफ में भी, बहुत सारी गर्ल्स एकदम लड़के की तरह रहती हैं और बहुत सारे लड़के भी एक्चुअल में वो लड़के की तरह, लड़की की तरह रह नहीं पाते, पर उनकी हरकतें लड़कियों जैसी आ जाती है। उनके तो डेमो दे दूं, कोई दिखा नहीं मेरे को ऐसा। एग्जाम्पल बता दूं, पर ऐसा देखा नहीं मैंने अभी तक। हमारे क्लास में तो था पहले, नहीं नहीं, उसने शादी भी नहीं करी है, एमएससी एमएससी सब कर ली, प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ा रहा है, शादी नहीं करी है, तो कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। अरे बेटी पुष्पा, सेक्स ऑर्गन है, अगर लड़की है या लड़का है, अकॉर्डिंग टू जेंडर नॉर्मल एनाटॉमिकल सेक्स ऑर्गन है, बट उस पर्सन को लगातार उसके ओवन जेनिटल ऑर्गन से डिस्कम्फर्ट फील होता है और बार बार विचार यही आता है कि ऊपर वाले से गलती से मिस्टेक हो गया है, अगले जन्म हमको लड़की ही कीजिए या लड़का ही कीजिए, है वो वाली फीलिंग है बार बार, अपोजिट जेंडर वाली है, जो है वो वाली नहीं। हो गया लिख के, समझ में आया क्या? चाइल्डहुड वाले में इसमें क्या फर्क है? चाइल्डहुड वाला ओनली अपोजिट जेंडर की ड्रेसिंग और उसकी एक्टिविटी करने तक लिमिटेड है। ये वाला ट्रांससेक्सुअलिज्म जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, ये एक सीरियस कंडीशन है। यहाँ लगातार परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट विद ओन जेनिटल ऑर्गन और यहाँ इंसान चाहता है कि वो अपोजिट जेंडर से जाए, अपोजिट जेंडर में ही जाना पसंद करेगा। तो इसका इलाज यही है, पर्सन हैज मार्क्ड प्री ऑक्यूपेशन विद विश टू गेट अडॉप्ट सेक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपोजिट जेंडर्स। बार बार इच्छा है कि अपोजिट जेंडर के सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो वो होने चाहिए, तो उसका इलाज यही है। क्या है वो? हाँ, सर्जरी, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज होती है। इंडिया में ये इच्छाएं अभी भी लोगों के मन में ही रह रही है। सर्जरी बहुत महंगी है, होती है पर बहुत महंगी है, आम लोगों की पहुंच से बाहर है, बहुत लंबा ट्रीटमेंट चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, इसलिए ये इच्छाएं मन में रह रही है लोगों के। हाँ, एड्रेस मैं बता दूंगा। हो गया भाई?
ठहरा दे जुर्मी, ऐसे कि मैं भी अपराधी हूँ कि तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, तुमको बोलता नहीं हूँ, ऐसे कंट्रोल कंट्रोल, वो देखो, हाँ हाँ भैया कंट्रोल करो, लंगूट ना बनना है हमको। अरे ठीक है कंट्रोल है, चलो हो गया, अब हो गया। अगला है टाइप्स, देखेंगे हम ट्रांससेक्सुअलिज्म में, थोड़ा कंट्रोल करो, लंगूट ना बनना है हमको। प्राइमरी ट्रांससेक्सुअलिज्म क्या होगा, नाम से दिख रहा है प्राइमरी है, प्राइमरी का मतलब अर्ली चाइल्डहुड में होगा, अर्ली चाइल्डहुड में होगा, ये मोर कॉमन है। दूसरा जो सेकेंडरी ट्रांससेक्सुअलिज्म है, ये लेटर इन लाइफ ऑनसेट होगा। और इसकी जो प्रेवलेंस रेट है, प्रेवलेंस रेट मेल में कितनी है भाई, 1:1 लाख, 10,000 है, 1 लाख है, और फीमेल में 1:4 लाख। यहाँ भी मेल का ही मामला गड़बड़ है। इसका मतलब लड़के सेटिस्फाइड नहीं है, लड़के चाहते हैं कि अगले जन्म मोहे बेटी की जो है अरे नौकरी 80-20 में भी जो पढ़ेगा वो लेगा, जरूरी थोड़ी 80-20 है तो सब लड़कियों की जॉब लग रही है, ऐसा नहीं है ना। जो पढ़ेगा वो कितने ही 20 हो जाए, पढ़ने वाले की नौकरी लगेगी, ये पक्का है। बिल्कुल एक ही सीट चाहिए भाई, किसी वैकेंसी में एक ही सीट होती है, उसमें भी किसी का तो सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन हो सकता है, तो नेगेटिव नहीं सोच सकते, उसके लिए रोना नहीं है। टाइप में ऑनसेट है, वहीं ये कॉमनली मेल में ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी वाला अर्ली चाइल्डहुड वाला है, और जो सेकेंडरी है वो लेटर लाइफ में ऑनसेट है, वहीं ये कॉमनली मेल में ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। ट्रांससेक्सुअलिज्म का मीनिंग किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा कौन आदमी है? ट्रांससेक्सुअलिज्म का मतलब यही है कि नॉर्मल एनाटॉमिकल सेक्स ऑर्गन होने के बावजूद इंसान को अपने सेक्स ऑर्गन से डिस्कम्फर्ट फील होता है, और उसको लगता है कि उसको अपोजिट जेंडर का होना चाहिए, ये ट्रांससेक्सुअलिज्म कहलाता है। लिख लिया आप तीन चीज, चलो आगे, संघर्ष जारी है। कैसा मैनेज करना पड़ेगा, एकमात्र इलाज यही है, पहले तो काउंसलिंग साइकोथेरेपी होगी, उसके बाद सर्जरी होगी, माने तो ठीक, और जब लगातार वो मानने से इनकार ही कर रहा है कि ऊपर वाले से गलती हो गई, मुझे तो लड़का ही होना था या मुझे तो लड़की ही होना था, तो उसका इलाज यही है, सर्जरी 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 है। सेक्स असाइनमेंट सर्जरी कैन बी डन, अगर पैसा है तो। लिख लो बालक, लिखिए। ट्रांससेक्सुअलिज्म अगर ट्रांससेक्सुअलिज्म अगर सर्जरी करवाएंगे तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, इनफर्टिलिटी, क्योंकि कितना सारा सिस्टम बदलना पड़ेगा भाई, नए ऑर्गन डालने पड़ेंगे, हार्मोन डालने पड़ेंगे, तो इनफर्टिलिटी इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है। 1951 में बहुत पहले मामला हो गया, देखो, सेक्स रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी डन एट डेनमार्क, मेल पर्सन जॉर्ज जॉर्गेनसन सेक्स चेंज करके फीमेल बन के क्रिस्टीन जॉर्गेनसन बन गई थी। हम्म, अब ये मेरे को मिला नहीं वो कभी यार हाँ सक्सेस रेट हो गया है, 2 बच्चे हैं इसके, क्रिस्टीन जॉर्गेनसन के 2 लड़के हो गए। इसके अलावा फीमेल टू मेल जो सर्जरी हुई थी वो 1956 में हुई थी, तो बताया ना मेल का ही डिसऑर्डर ज्यादा है, देखो मेल को ही जल्दी थी, उसी ने हिम्मत दिखाई पहले, फिर फीमेल है तो उसका नाम नहीं है। हम्म, ये सिर्फ लिख लो, सोचना नहीं है इसके बारे में, जो हो वो ठीक हो। तो जो लगातार उससे डिस्कम्फर्ट फील करना और अपोजिट जेंडर से बिलोंग करने की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है, कॉमनली मेल में है एज कम्पेयर टू फीमेल, और इसका इलाज वही है, सेक्स रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज। 1951 में हो गया था पहला, नाम तुम्हारे सामने है, जॉर्ज से क्रिस्टीन बन गई है, हो गया। एक और होता है ड्यूल रोल ट्रांसवेस्टिज्म, the patient wear the cloth of opposite sex to enjoy the temporary feeling of belonging to the opposite gender। यहाँ मेनली ओवन जेनिटल ऑर्गन से डिस्कम्फर्ट नहीं होगी और जेंडर चेंज की इच्छाएं नहीं होगी, बस टेम्पररी बिलोंगिंगनेस है, देयर इज नो सेक्सुअल अराउजल एसोसिएटेड विद क्रॉस ड्रेसिंग। यहाँ बड़ा होकर जैसे बचपन में ड्रेस पहनते थे क्रॉस ड्रेसिंग, वैसे ही क्रॉस जेंडर ड्रेसिंग है, बस क्रॉस जेंडर ड्रेसिंग पहन के देखना चाहते हैं कैसा लगेगा, और ये भी मेल ही करेगा क्योंकि फीमेल तो ऑलरेडी लड़कों की ही ड्रेस पहन रही है आज के जमाने में, लड़का ही सलवार साड़ी पहन के देखेगा, क्योंकि पैंट शर्ट पैंट टी शर्ट लड़कियां लड़के ही पहनते, लड़कियां ऑलरेडी पहन रही है, तो ये भी डिसऑर्डर मेल का ही है, उसकी इच्छाएं रह जाती है मन में कि साड़ी में कैसा दिख सकता हूँ हाँ है? रणवीर सिंह लेडीज जैसे ही कपड़े पहनता भाई वो अलग ही नशे में है, उसकी चाल को देख के ऐसा लगता है वो हमेशा मैनिक स्टेज में ही है। स्टाइल है वो, बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग है, यहाँ देयर इज नो डिस्कम्फर्ट ऑफ ओवन जेनिटल ऑर्गन एंड नो डिजायर टू चेंज जेंडर, नो डिजायर टू चेंज जेंडर, टेम्पररी पहन के खुशी होने वाली चीज है,
ड्यूल रोल ट्रांसवेस्टिज्म। ट्रांससेक्सुअलिज्म में परमानेंट जेंडर चेंज की इच्छा है। चाइल्डहुड वाले में ओनली बचपन तक रहता है, 2 to 4 ईयर में है। अच्छा, पहनी है साड़ी कभी? साड़ी पहनी है कभी लड़कों? पार्टिसिपेट किया हो वहां, पहन ली हो? हाँ, लिखो लिखो जल्दी लिखो भाई। साड़ी पहनने में वक्त लग सकता है, बट होमोसेक्सुअल लड़की को लड़की, होमोसेक्सुअलिटीज, होमोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है सेम जेंडर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी। अब हो गया। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के डिसऑर्डर, होमोसेक्सुअलिटीज, होमोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है सेम जेंडर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी। और इंटरेस्टेड इन सेम जेंडर, इंटरेस्टेड इन सेम जेंडर, लड़के को लड़का पसंद आ रहा है, लड़की को लड़की ही पसंद आ रही है, होमोसेक्सुअलिटी कहलाता है। और होमोसेक्सुअलिटी को अब साइकेट्रिक डिसऑर्डर से हटा दिया है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट है ये, शौक। इसलिए इसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं माना है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ उसी को माना जाएगा जो ईगो डिस्टोनिक है। क्या है? ईगो डिस्टोनिक है। आगे आएगा। डिस्टोनिक का मतलब क्या है? जो ईगो से मैच नहीं कर रहा है। तो जब मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब तकलीफ देगा, और जब तकलीफ देगा तभी मेंटली डिस्टर्ब होगा, तब वो साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस में कहलाएगा या डिसऑर्डर में आएगा। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस। वेस्टर्न कल्चर, इंडिविजुअल चॉइस। मेल होमोसेक्सुअल को हम गे कहते हैं, फीमेल होमोसेक्सुअल को क्या बोलते हैं? लेस्बियन और सेपिक्स बोलते हैं, लेस्बियन और सेपिक्स। तादाद बढ़ती जा रही है इनकी। हम्म Male homosexuals are known as gay, while female homosexuals is known as lesbian or sepics. हो गया लिखे? नहीं हुआ? सेम जेंडर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हो गया। अब अरे कहाँ हुआ, इधर संघर्ष जारी है, संगत का असर। होमोसेक्सुअलिटी है, नो हेटेरोसेक्सुअल्स। यहाँ प्योर होमोसेक्सुअलिटी है, सेम जेंडर के साथ। टाइप्स में देखो भाई साहब, ऑब्लिगेटरी होमोसेक्सुअलिटीज, ओनली होमोसेक्सुअलिटी है, नो हेटेरोसेक्सुअल्स। यहाँ प्योर होमोसेक्सुअलिटी है, सेम जेंडर के साथ ही प्रेफरेबल है। इसके अलावा प्रिफर्ड होमो वाला क्या है? ये देखो, प्रीडोमिनेंटली होमोसेक्सुअल है बट ओकेजनली हेटेरोसेक्सुअल भी है, मिक्स्ड है। बाइसेक्सुअलिटी नाम से दिख रहा है कि ऑलमोस्ट इक्वल होमोसेक्सुअलिटी एंड हेटेरोसेक्सुअलिटी। तो टाइप्स ऑब्लिगेटरी वाला ओनली होमोसेक्सुअल है, प्योर होमोसेक्सुअल। प्रिफर्ड होमोसेक्सुअलिटी वाला क्या है? कि प्रेफरेंस होमोसेक्सुअलिटी को है बट ओकेजनली हेटेरोसेक्सुअल भी है। बाइसेक्सुअल वाला इक्वल है, 50-50। हम्म ये डिसऑर्डर कम, शौक ज्यादा वो लग रहा है। अरे भाई गांव में शादी होने लगी, 2 लड़कियों ने भाग के आपस में शादी की, ऐसा बहुत ज्यादा होने लगा है। लड़के लड़के भाग नहीं रहे आजकल। अरे उसके घर वाले, लड़कियों में क्या है, घर वाले एक्सेप्टेंस में नहीं आते ना, इसलिए अखबार में खबर आती है, कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। लड़के की तो घर वालों को एक्सेप्टेंस आ जाती है, वो पहले कहीं जा चुका होता है, इसलिए खबर ही नहीं आती। हाँ, कि ये क्या ही नहीं करेगा, जा रहे। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, जा है? था तो क्या नाम था उसका, नाम तो कुछ और था, बट घर वालों को लगा ये सिमरन ही है, जा। प्रेफरेंस होमोसेक्सुअलिटी को देंगे, वहीं बाइसेक्सुअल वाले इक्वली बोथ होमो एंड हेटेरोसेक्सुअल। लिखना रहे, लिख लिया? लिख लिया? कितना फास्ट कैसे हो गया? हेटेरोसेक्सुअल है क्या? इसके अलावा एक सिचुएशनल, ये मौका परस्त आदमी, प्रीडोमिनेंटली हेटेरोसेक्सुअल है। क्या हुआ? नहीं लिखा? पहले बोले नहीं भाई। लो, एक एक वर्ड ना देखो रे। सेक्सुअलिटी क्या है? कि ओनली हेटेरोसेक्सुअलिटी। सिचुएशनल प्रीडोमिनेंटली हेटेरोसेक्सुअल है बट ओकेजनल होमोसेक्सुअल्स है। लेटेंट होमोसेक्सुअलिटी क्या है? कि ओनली हेटेरोसेक्सुअलिटी, फैंटेसीज ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। लेटेंट वाला क्या है? लेटेंट वाला हेटेरोसेक्सुअल तो है, बस सोचता है कि काश ऐसा हो तो कैसा हो। ये ओनली फैंटेसीज है, अदरवाइज नॉर्मल हेटेरोसेक्सुअल्स है। काम हो जाता है इसको बस। प्योर हेटेरोसेक्सुअल है बट फैंटेसीज ऑफ होमोसेक्सुअलिटीज। फैंटेसी में ना जाओ, इधर ही रहो। हो गया? पिलर पे ज्यादा जोर ना दे बेटा, गिर सकता है हमारा पिलर।
वो भी है, और भी है, तुम अकेले नहीं, और कई लोग हैं। कैसे सर आवाज आई, क्या रहा, जल्दी करो। ईगो सिंटोनिक और ईगो डिस्टोनिक क्या होगा तुमको पता है? किसमें देखा था? किसमें देखा था? है डिस्टोनिक है। तो ईगो सिंटोनिक होमोसेक्सुअलिटी, नो डिस्ट्रेस अबाउट होमोसेक्सुअलिटी है। अपनी मर्जी से भाई साहब, अपनी मर्जी से, कोई टेंशन नहीं है उसको, कोई गिल्टी फील नहीं होती, कोई डिस्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। डिसऑर्डर कौन सा होगा? जो ईगो डिस्टोनिक है, कि एसोसिएटेड विद मार्क डिस्ट्रेस एंड ओनली ईगो डिस्टोनिक होमोसेक्सुअलिटीज आर एबनॉर्मल। बाकी वाले को, दिल को, जो मेरे मन को भाया कुत्ता काट के खाया वाली बात होगी, उसको उसको कोई समस्या नहीं, वो ईगो सिंटोनिक है। डिस्टोनिक वाले की समस्या है, क्योंकि गिल्टी फील होती है, डिस्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस है, इसके कारण मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए ये होमोसेक्सुअलिटी एबनॉर्मल मानी जाएगी, और साइकेट्रिक डिसऑर्डर वैसे भी नहीं मानेंगे, बट एबनॉर्मल मानी जाएगी, जिससे क्या होगा, ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, अदरवाइज डिप्रेशन में जा सकता है। ईगो सिंटोनिक का मतलब होता है कि कोई समस्या नहीं है, ईगो से मैच कर रहा है। डिस्टोनिक का मतलब है उसकी ईगो से मैच नहीं हो रही है, और जो चीज इंसान के ईगो से मैच नहीं होती वो हर्ट करती है, गिल्टी फील करवाती है, टेंशन देती है, एंजाइटी कराती है। तो वही चीज जो हमारे ईगो से मैच नहीं करेगी वो डिस्टोनिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिस्टोनिक। डिल्यूजन क्या है बेटा? डिल्यूजन ईगो सिंटोनिक है कि डिस्टोनिक है? हम्म डिल्यूजन, ऑब्सेशन। क्या हुआ तुम्हारे, बत्ती गुल कैसे हो गई? अबे देखो, डिल्यूजन ईगो सिंटोनिक होता है। डिल्यूजन क्या है? ईगो सिंटोनिक होता है। अरे भाई, एक गरीब ठेले वाला बता रहा है कि मैं राजा हूँ, इस गांव का मालिक हूँ, तुम उसको कितना ही समझा लो वो नहीं मानेगा। बोला नहीं, मैं राजा हूँ, तो वो क्या है, उसके ईगो से मैच हो रहा है, तो वो कैसा हुआ? वो ईगो सिंटोनिक है। ईगो सिंटोनिक है। वहीं ऑब्सेशन ईगो डिस्टोनिक है, क्योंकि उसको पता है ये थॉट जो लगातार आ रही है वो क्या है, इरेशनल है, अनएक्सेप्टेबल है, इररिलेवेंट है, उसके ईगो से मैच नहीं हो रहा। वहीं होमोसेक्सुअलिटी में भी यही है कि ईगो सिंटोनिक वाले क्या मतलब, उसको कोई डिस्ट्रेस स्ट्रेस नहीं है। डिस्टोनिक वाला ही तकलीफ में है कि होमोसेक्सुअल होने के कारण उसको रोज टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही है, क्योंकि उसको अपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट नहीं है, ओनली सेम जेंडर में इंटरेस्ट है। इसके कारण वो ना किसी को बता पा रहा है, और वो खुद सोचता है कि ऐसा क्यों हूं मैं, मुझे सेम जेंडर में क्यों इंटरेस्ट है, ये सोच सोच के वो फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, तो वही तभी एबनॉर्मल कहलाएगा। अदरवाइज भाई साहब अपनी मर्जी से है तो कोई दिक्कत नहीं। सेक्सुअल रेस्पॉन्स का क्या डिसऑर्डर्स होंगे? तो साइकिल के रेस्पॉन्स के डिसऑर्डर 4 फेजेस में डिवाइड किए हैं। 4 फेजेस क्या होती है सेक्सुअल साइकिल की? पहली फेज डिजायर फेज और एपेटाइट फेज कहलाती है। डिजायर फेज और एपेटाइट फेज नाम से दिख रही है कि यहाँ यहाँ डिजायर टू हैव सेक्स, डिजायर टू हैव सेक्स। इसके बाद जो सेकंड फेज आती है, एक्साइटमेंट आती है, उसको हम प्ले टू फेज और अराउजल फेज बोलते हैं। और इस फेज में मेनली सारा जेनेटल एक्साइटमेंट के फीचर्स देखने को मिलेंगे। मेल में है तो पेनाइल इरेक्शंस देखने को मिलेगा, फीमेल में है तो वेजाइनल लुब्रिकेशंस और अदर सिम्टम्स एक्साइटमेंट वाले देखने को मिलेंगे। तीसरी फेज होगी ऑर्गेजम फेज, एंड लास्ट फेज इज रिजोल्यूशन फेज। ऑर्गेजम इज हाईएस्ट प्लेजर फेज ऑफ सेक्सुअल साइकिल है, शॉर्टर ड्यूरेशन की है। हो गया? नेक्स्ट फेज इज orgasm phase. Orgasm phase, there is peaking of sexual pleasure followed by release of tension and ejaculation of semen. Orgasm phase lasts for 3 to 15 seconds. It is the shortest phase of sexual response cycle. तो दोनों याद रखना है कि शॉर्टेस्ट फेज ये है और हाईएस्ट प्लेजर वाली फेज भी ऑर्गेज्म है। इसके बाद वाली फेज है रिजोल्यूशन फेज, और रिजोल्यूशन का मतलब है प्री सेक्सुअल और प्री एक्साइटमेंट फेज में बॉडी का वापस रिटर्न बैक आना, द बॉडी गोस बैक टू द रेस्टिंग स्टेट, ए फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड वेलबींग। दिस फेज इज लास्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स। चार फेजेज है सेक्सुअल साइकिल की। चार फेजेज में पहला डिजायर है, एक्साइटमेंट है, ऑर्गेज्म है, रिजोल्यूशन है। धन्यवाद। जेब में रख लिया ना, जेब में रखने से फास्ट थोड़ी खत्म होता है। फास्ट तो नहीं रखा, ठिकाना तो
स्पीड बढ़ाओ यार। फेज है, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन की फेज है। यहाँ सेक्सुअल टेंशन का रिलीज होना और एजाकुलेशन ऑफ सीमन का रिलीज होना ऑर्गेजम फेज में आएगा। उसके बाद की जो फेज है वो रेजोल्यूशन फेज है। प्री एक्साइटमेंट फेज में बॉडी का वापस रिटर्न होना रेजोल्यूशन फेज कहलाता है। अब हो गया है। लो भाई लो, तब तक फास्ट बोल लेता हूँ मैं। तो टाइम हो गया ना, मैसेज आया, पानी पी सकते हो वैसे। हम्म, अरे कोई चांद नाम से दिख रहा है। हाई सेक्सुअल डिजायर के डिसऑर्डर अगर देखा जाए, हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर नाम से दिख रहा है। हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर, तो लैक ऑफ डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। ये अगर फीमेल्स में हो तो फ्रिजिडिटी कहलाती है, और अगर मेल में हो तो इंपोर्टेंसी कहलाती है। सेक्सुअल अवर्जन डिसऑर्डर में active aversion and avoidance, completely avoidance of sexual activity, there is no interest, there is no interest at all in sexual activity, उसको हम sexual aversion disorder कहेंगे। और hypoactive sexual desire अगर फीमेल में है तो उसके लिए जो ड्रग है उसका नाम है फ्लिबेंसेरिन। फ्लिबेंसेरिन। हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर मेल में है तो क्या कहलाएगी? इंपोर्टेंसी कहलाएगी, और अगर फीमेल में है तो फ्रिजिडिटी कहलाएगी। इनका मैं क्या करें, चॉकलेट खाएं? कौन गुनगुना रहा है पीछे? अच्छा है उधर है, टोपी हटाई। टचा ना करे बेटा। हो गया? अरे हो गया क्या? क्या हुआ? छोटे मकार झूठ बोलते हो क्या? नहीं होता? ये समझ। पाप हो जाएगा पाप। अब हो गया भाई। एक्साइटमेंट फेज में मेल का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और इंपोर्टेंस में मेल में अगर सेक्सुअल डिजायर नहीं होगी वो इंपोर्टेंस है, और डिजायर नहीं होगी तब पेनिस का इरेक्शन नहीं होगा, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहलाता है। तो दोनों इंटररिलेटेड है। इन दिस पर्सन अनेबल टू मेंटेन द इरेक्शन रिक्वायर्ड फॉर सैटिस्फैक्टरी सेक्सुअल इंटरकोर्स। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को मेंटेन करने के लिए या ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो ये नाम याद रख लेना है तुमको कि सिडनाफिल साइट्रेट है। सिडनाफिल साइट्रेट फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स ड्रग कहलाती है। एग्जांपल में सिडनाफिल साइट्रेट है। ब्रांड नेम बहुत है, वियाग्रा। ठीक है भाई, वियाग्रा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें मेल सेटिस्फैक्टरी पेनाइल इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाना इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहलाता है, और इसको ट्रीट करने के लिए सिडनाफिल साइट्रेट नाम की ड्रग्स दी जाती है। क्या खा भाई? मैं तो खा। मेल को फ्रिजिडिटी बोलते हैं, और उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग है वो फ्लिबेंसेरिन है। वहीं मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने की जो ड्रग है वो है सिडनाफिल साइट्रेट। सिडनाफिल साइट्रेट। हाँ, सिडनाफिल के अलावा टाडाल्फिल वो भी सॉल्ट आता है एक, वो भी यूज किया जा सकता है। हाँ बेटा। हम्म, कोई और नाम होगा, एक बार चेक करना। आइडिया नहीं मेरे को, कार्डियक डिफेक्ट में लिए हो सकता है इसका रोल। अरे लिख पाए? जल्दी जाएंगे। बताओ भाई। कैसे? In male, erectile dysfunction is associated with high level of which hormone? Option testosterone, prolactin, estrogen और prostaglandin। क्या लग रहा है? प्रोलैक्टिन। कैसे? कौन है? इसका लेवल कम होगा तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो हार्मोन का नाम लिख लो मेल इरेक्टाइल फंक्शन डिस्फंक्शन के लिए। हार्मोन हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। हाई लेवल ऑफ
prolactin can cause male erectile dysfunction. हम्म, हम्म, भेज का लिखो लिखो ऑर्गेजम भेज का डिसऑर्डर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, नाम से दिख रहा है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, सेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से पहले सीमन का इजैकुलेशन हो जाना प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहलाता है। और ये कॉमनली प्रॉब्लम किसके साथ है, मेल की ही प्रॉब्लम है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इज परसिस्टेंट एंड रिकरेंट इजैकुलेशन विद मिनिमल सेक्सुअल स्टिमुलेशन बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर द वेजाइनल पेनिट्रेशन। इसका मैनेजमेंट क्या बातें ना करो रे, इसका मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें कई सारी टेक्निक है, स्क्वीज टेक्निक, स्टॉप स्टार्ट टेक्निक्स और सीमन टेक्निक्स बोलते हैं उसको, और एसएसआरआई ड्रग्स दे सकते हैं, एसएसआरआई ड्रग्स दे सकते हैं। तो कौन है, कौन लोग है वो, अच्छा पीछे वाले, हाँ अल्लाह पीछे वाले लोग करते हैं कोर्स। इसकी जो टेक्निक्स है, स्क्वीज टेक्निक का मतलब होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही हो उस टाइम पे जब इजैकुलेशन की फीलिंग आए तो मेल होल्ड करेगा सेक्सुअल एक्ट को और पेनिस को विड्रॉ करके उसके ग्लैंड्स पेनिस को स्क्वीज करके रखेगा कुछ सेकंड। स्क्वीज करके रखने के कारण कुछ टाइम जब फीलिंग इजैकुलेशन वाली सबसाइड हो जाएगी तो वापस कंटिन्यू कर सकता है। दूसरी स्टॉप स्टार्ट टेक्निक है, सेम वही है। स्टॉप स्टार्ट टेक्निक में जब भी इजैकुलेशन की सेंसेशन और फीलिंग्स आएगी स्टॉप करना है, वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, जब फीलिंग सबसाइड हो जाए अगेन कैन कंटिन्यू सेक्सुअल एक्ट, इसी को सीमन टेक्निक का नाम दिया है। और ऐसे सारे ड्रग्स तुमने पढ़ी थी कि उसका एक साइड इफेक्ट होता है डिलेड इजैकुलेशन, क्या है डिलेड इजैकुलेशन, तो इफेक्टिव है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट करने के लिए। स्पाज्म, या फिर बच्चों में जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना उसको ट्रीट करने के लिए है। सिनेपिल साइट्रेट का साइड इफेक्ट होता है पल्मोनरी वेसोडाइलेशन, उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। क्या, डायफ्रामेटिक हर्निया, कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया के लिए। हो गया ये भी, अरे हो गया। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में आपको याद रखना है कि सेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले सीमन का इजैकुलेट हो जाना प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहलाता है। और इसको ट्रीट करने के लिए जो टेक्निक्स है वो स्पीच टेक्निक है, स्टॉप स्टार्ट टेक्निक्स है जिसको सीमन टेक्निक्स बोलते हैं, और ट्रीट करने के लिए जो ड्रग देंगे वो एसएसआरआई ड्रग्स देंगे। बस करें, थक गए तो आज वेला ही है। चलो तो याद रख मतलब क्या है,